हेलो दोस्तों। हम लोग वेक्टर में बात कर रहे थे। वेक्टर में पिछला वीडियो में हम लोगों ने क्या किया कि नेट डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मतलब वो दो तीन सवाल किया था और हम बताए थे कि इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो सिर्फ सवाल पे हम लोग अगर बात करेंगे तो उस पर किस तरह से कैसे हम लोग बात करते हैं सवाल। तो इसलिए इस वीडियो में हम लोग डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, ठीक है, बहुत सारा मतलब हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। जो फिगर लैंग्वेज में होगा, क्वेश्चन लैंग्वेज में होगा, या फिर जो मान लो फिगर में दिखाया हुआ क्वेश्चन होगा कि पार्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट ऐसे गया, ये गया, हो गया, तो हम उस हिसाब से बात कर रहे हैं। तो हमारा कहने का सेंस सिंपल है कि डिस्प्लेसमेंट पे हम इस वीडियो में सिर्फ प्रॉब्लम्स डिस्प्लेसमेंट पे बात करेंगे। तो हम हेडिंग लिख देते हैं कि प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट। मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट, कहने का सेंस ये है, नेट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब है कि क्वेश्चन हम इस पर करते हैं। जो पहले हमको इस पूरे वीडियो में क्वेश्चन करेंगे फ्रॉम फिगर्स ऑन figures on a particle reaches 2 point Q from point P, find the net displacement. Find the net displacement. ठीक है। हम अगर इस पे बात करते हैं तो जरा सा देखो कि अगर मैंने इस फिगर दिखाया हुआ है, तो फिगर दिखाया, मान लो यहाँ पी पॉइंट से एक पार्टिकल जो है सो ऐसे आया, इस तरह से आया, फिर यहाँ से यूं आया, डॉटेड डॉटेड जो है सो यूं आया। ठीक है। इसको हम लोग अब एंगल 30 डिग्री है, ये 8 मीटर है, ये 6 मीटर हो जाएगा, ये 10 मीटर हो गया, ये 45 डिग्री है, ये हो गया 12 मीटर, ये हो गया 30 डिग्री, और ये पॉइंट Q है, माना P से Q तक के, और भी हो सकता है। माने इस तरह से अगर फिगर में कहीं पे दिखाया हुआ है तो हम इस सवाल को कैसे बनाएं। ठीक है। तो स्वाभाविक है, अगर हेड टेल नियम से पॉलीगॉन रूल बात करेंगे तो ये यहाँ से ये हम लोग नेट डिस्प्लेसमेंट R बोल देते हैं। ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगर सॉल्यूशन के नाम पे लिखेंगे तो जरा देखो सॉल्यूशन और नेट डिस्प्लेसमेंट हम R वेक्टर लिखते हैं तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ये कहोगे ये R क्या है भाई, तो हम R मान लेते हैं। जरा देखो, इसको हम मानते हैं R1, इसको मानते हैं R2, ये हो जाएगा R3 और ये हो जाएगा R4। ठीक है। तो हेड टेल नियम से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब चाहो तो एक्सिस, चाहो तो यहाँ मान लो, या अलग से एक्सिस कहीं दिखा दो, एक ही बात है, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक सारा का सारा जो डिस्प्लेसमेंट है आई जे वगैरह में नहीं आएगा तब तक हम एडवर्ट नहीं कर सकते। तो हम अब R1 को लिखते हैं, जरा गौर से देखो, तो 8 cos 30i प्लस 8 cos 60g, ये हो जाएगा पहला। ठीक है, R1। अगर R2 के लिखेंगे तो 6i, जरा देखो एक्स एक्सिस की तरफ है ऑलरेडी। अच्छा, ये R1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। हम किसी भी वेक्टर का क्वाड्रेंट कैसे चेक करते हैं, तो उस वेक्टर के टेल पे ओरिजिन हम लोग मान लेते हैं, वो अपने आप जो है सो उसका क्वाड्रेंट चेक हो जाएगा कि किस क्वाड्रेंट में है। उसके बाद हम अगला अगर R3 को लिखना चाहें तो R3 को लिखेंगे प्लस, ये हो जाएगा दिस इज 10 cos 45i
माइनस, देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो y नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 10 cos 45j, ठीक है। और अगर इसके लिए बात करेंगे तो प्लस माइनस 12 cos 30 i माइनस 12 cos 60 j। इसको थोड़ा यहाँ से इसको हटा, ठीक है, 60 j, कुछ ऐसा हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, 60 j, ठीक है। अब अगर हम इसको सवाल को बनाना, मैंने इस पे करना क्या है, तो सब i वाला एक साथ, j वाला एक साथ, ठीक है। तो हम यहाँ से लिखेंगे तो i वाला जरा सा देखो किधर हो गया, 8 cos 30 ये हो जाएगा 4√3, उसके बाद जो हो गया सो ये हो गया प्लस 5√2 माइनस ये फिर हो जाएगा 6√3, ये i आ जाएगा, ठीक है, प्लस अगर हम j वाला एक साथ लिखें तो ये हो जाएगा 4, सॉरी i इधर भी था ना, 6i भी था, एक मिनट इसको 6i छूट गया, प्लस 6i, ये इतना, ठीक है। और प्लस अगर लिखते हैं तो j वाला अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 और माइनस 5√2, इसका आ जाएगा माइनस 6, ये हो जाएगा j। अब इसको फिर से हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, अगर मान लो तो 6√2 ये हो जाएगा 6 प्लस 5√2 2√3 i प्लस अगर इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा कितना, माइनस आ जाएगा, माइनस बाहर कर दो, माइनस आ जाएगा 2 प्लस 5 जी। अब इसको सॉल्व करने का होगा तो हम अगला पन्ने पे इसमें सॉल्व करते हैं। सिंपल है, कैलकुलेशन करना जो है सो फिर एक चीज मान के चलो कि कैलकुलेशन जो है सो फिर वही मोबाइल का ही सहारा लेना पड़ेगा भाई। तो हम देखते हैं कि क्या है, एक बार फिर से लिखते हैं। दिस इम्प्लाइज कि r बराबर हम लिखेंगे यहाँ से, तो ये पहला जो था सो देखो कितना था 6 5√2 2√3, ये आ जाएगा 6 प्लस 5√2 माइनस 2√3 i। दूसरा उसके बाद लिखेंगे तो ये था माइनस इधर देख लो इसका क्या था, माइनस 2 प्लस 5√2 j, 2 प्लस 5√2 j। अब इसमें क्या आ जाएगा कि अगर हम इसके लिए बात करेंगे तो देखो 6 प्लस 5 इंटू 1.414 माइनस 2 इंटू 1.732 ये i माइनस 2 प्लस 5√2 5 इंटू 1.414 j, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, एक लाइन और देखो तो 6 प्लस 14 5 7.07, ठीक है, माइनस 2 से गुना करेंगे तो 4 6 7 गुना 14 और 2 3.8, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं i माइनस 2 प्लस 7.07 जी, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग अगर लिखेंगे इसमें से तो कैलकुलेशन हम लोग कर देते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन अगर करेंगे एक मिनट जैसे देखो, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, सब करना अपने खुद ही, हर सवाल में हम नहीं करेंगे, हम लिख करके छोड़ देंगे। 6 प्लस 7.07 प्लस माइनस 3.464, ये आ गया 9.606 i, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 9.07 g। अब एक चीज एकदम क्लियर है कि अगर r का शो द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे r का मैग्नीट्यूड 9.606 का स्क्वायर प्लस 9.07 का स्क्वायर,
ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। अगर चाहो तो इसका वैल्यू भी मिल जाएगा, कितना सिंपल है, ये आ जाएगा कितना 9.606 92.79, ये आ जाएगा दिस इज 92.79 प्लस 9, तो इसका जो हो जाएगा 9.07 82.26 ये आ जाएगा कितना प्लस 92.79 175 आ जाएगा 05 एंड दिस इज ये आ जाएगा 175 75.05, दिस इज 13.23 इतना मीटर है। हम डायरेक्शन के लिए बात करेंगे, तो डायरेक्शन के लिए बात करेंगे तो लिखते हैं फॉर डायरेक्शन tan थीटा अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा -9.07 बाय 9.606, तो ये करीब करीब मान लो 1 है, इसका थीटा बराबर 45 डिग्री। इसका मतलब यार देखो आप क्या है कि x पॉजिटिव और y निगेटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, अगर x पॉजिटिव और y निगेटिव आ जाएगा, ये आ जाएगा y डैश, तो ये करीब करीब ये 45 डिग्री और ये r वेक्टर आ जाएगा। मतलब कहने का सेंस है कि हम इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बार इस तरह का सवाल है तो हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग मान लो दूसरा देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना। ए क्वीन इज केप्ट at the center of a carom board of size 4 feet गुने 4 feet, ठीक है। The striker strikes the queen, and after rebounding from the front edge, the queen goes into the hole. Find the displacement of the queen. क्वीन 3 पॉइंट दिया हुआ है बिटवीन सेंटर टू फ्रंट एज, ये देखो बिटवीन सेंटर टू फ्रंट एज, बी में बिटवीन सेंटर टू होल और सी में बिटवीन
फ्रंट एज टू, बिटवीन फ्रंट एज ये एससी वर्मा जी का एक फिजिक्स की किताब आती है, उसी का ये सवाल है, बहुत नाम कमाया हुआ सवाल है। ऐसे तो आप एक मजेदार बात एक बताऊं कि आज के डेट में लोग किताब, जितने भी कोचिंग क्लासेस हैं, जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, किताब बनाने के लिए कोई नहीं बोलता है, सब अपना अपना मटेरियल बनाया हुआ है, उसी से बनाओ। नो, अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, तो आप इस धरती पे जितना किताब है, अगर उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है तो उस किताब से सवाल जरूर बनाना। इसका फायदा ये होगा कि इंडिपेंडेंटली आप सोचोगे, थोड़ा एग्जॉस्टिव वे में आपकी तैयारी होगी, तो इसलिए किताब से सवाल बनाना इंपॉर्टेंट है। एनीवे, हम इसको जो है सो देखते हैं, इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है, डिस्प्लेसमेंट का बहुत बढ़िया सवाल है। हम लिखते हैं सॉल्यूशन। पहले सबसे पहले जो है कैरम बोर्ड बना देते हैं। जा देखो, कैरम बोर्ड हो गया, लग रहा होगा कैरम बोर्ड है जैसा भाई। ये हो गया कैरम बोर्ड, कुछ इस तरह से होल है चारों तरफ, कुछ इस तरह से डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर देते हैं जो कैरम बोर्ड में होता है। ठीक है, ये जो है सो सेंटर पे यहाँ पे क्वीन है, कहता है कि इधर से अगर मान लो कि जैसे देखो इधर क्वीन रखा हुआ सेंटर, इसको इधर से स्ट्राइक किया तो क्वीन जो है सो सामने वाले किनारे से टकरा के होल में चला गया, ये इधर भी आ सकता है। ठीक है, तो अब ये मान लो कि हम अगर नाम दे दे ए बी सी, ये इस तरह से है। कहता है कि बताइए कि डिस्प्लेसमेंट किसके किसके बीच में, इस क्वीन का, जो क्वीन यहाँ से जब चला तो यहाँ स्ट्राइक करेगा और यहाँ से फिर होल में आ जाएगा, तो इसका यहाँ सेंटर से फ्रंट एज का, फ्रंट एज से होल का, और सेंटर टू होल। ठीक है, तो अब अगर हम लोग ये बात करेंगे तो सेंट्रल लाइन एक ड्रॉ करते हैं, हम इसको सॉल्व करने के लिए। देखो, ऐसे बनाने का तो इसका बहुत सारा तरीका है, लेकिन हम सिंपलेस्ट वे जो होगा उससे बनाएंगे। तो ये क्लियर है कि ये 2 फीट हो जाएगा, 2 फीट मान लेते हैं कि ये x है, तो ये 2 - x हो जाएगा। अब एक चीज क्लियर है कि अगर कुछ नहीं कहा थीटा, ये थीटा, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, फिर ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अगर कुछ नहीं कहा क्वेश्चन में, इसका मतलब ये हो गया कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, मतलब जितना एंगल पे जाएगा उतना ही एंगल पर आएगा। इसी क्वेश्चन को अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहे तो बन सकता है। इसको कोलिजन में भी हम क्वेश्चन को दिखाएंगे। इसमें क्या होगा कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर दे देगा इसमें, ठीक है, अभी आप शायद नहीं जानते होगी ये चीज, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर दे देगा तो ये सवाल फिर बहुत अच्छा सवाल हो जाएगा। फिलहाल डिस्प्लेसमेंट का है, वेक्टर का ये छोटा सा सवाल है, हम इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम P मान लो देते हैं, और ये हो गया Q। 2 राइट एंगल ट्रायंगल हम लिखते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल APB एंड इसका नाम दे दो क्या, APQT का, तो BTQ। अगर इसके लिए हम लोग बात करेंगे तो हम इसके लिए अगर बात करते हैं तो जरा देखो गौर से, tan थीटा लिखते हैं, दिस tan थीटा दिस इज x/2, पहला इक्वेशन। उस ट्रायंगल से, ट्रायंगल BTQ से tan थीटा लिखेंगे तो ये हो जाएगा दिस इज 2 - x/4, क्योंकि ये देखो ये 2 फीट इसलिए होगा, ये 4 फीट होगा चूंकि 4 फीट लेंथ दिया हुआ है, और ये भी 2 फीट हो जाएगा, कहने की जरूरत नहीं है टोटल। ठीक है, अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड अगर बात करें हम, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, तो x/2 दिस इज इक्वल टू 2 - x/4। देखो ये कट जाएगा 2 से, इसका ना दिस इंप्लाइज कि 2x बराबर हो जाएगा 2 - x, इसका ना 3x बराबर 2 एंड x बराबर आ जाएगा 2/3। इसका मतलब ये कि इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो क्वीन है ये P पॉइंट से 2/3 पे स्ट्राइक करेगा। अब है कि हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो सिंपल है, अगर AB चाहिए तो इसका ना PB का स्क्वायर और AP का स्क्वायर कर लेंगे। अगर मान लो कि तुमको BC चाहिए तो BT का स्क्वायर प्लस TC का स्क्वायर कर लेंगे,
और इधर से अगर मिलाना हो बाय द वे डिस्प्लेसमेंट, नेट रिजल्ट तो यही आएगा, ठीक ना। तो अगर इधर से माने ये डिस्प्लेसमेंट है नेट, चाहो तो इसको वेक्टर मेथड से भी बना सकते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री से हम बना रहे हैं समझो, एक तरह से वेक्टर मेथड से भी बना देंगे। तो ये हो जाएगा ए क्यू बराबर चाहिए, तो सिंपल है इसका, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, मतलब ऐसे हम लिख सकते हैं। तो लिखेंगे सो फाइनली the displacement of the coin is given by डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोइन इज गिवन बाय, ए में लिखते हैं अगर मान लो बिटवीन सेंटर टू फ्रंट एज यही था, फ्रंट सेंटर टू फ्रंट एज, तो जाहिर बात देखो क्वेश्चन भी चाहो तो देख सकते हो, सेंटर टू फ्रंट एज, ठीक है। तो सेंटर टू फ्रंट एज का मतलब ये हो गया कि ए बी, तो ए पी का मतलब ये ए बी हो गया, ए बी का मॉड लिखेंगे तो जैसे ए पी का स्क्वायर प्लस बी बी ए पी का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर, एंड दिस इज 2/3 का स्क्वायर प्लस, देखो क्या है एपी, अच्छा एपी का स्क्वायर ये 2/3 और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, कुछ ऐसा आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2/3 का स्क्वायर का रूट, तो ये आ जाएगा 4 और 4 प्लस 4/9 40/9 फीट आ जाएगा, फीट में है तो हम लिख देंगे इतना फीट, ठीक है। अगर हम देखते हैं बी में मान लो बिटवीन फ्रंट एज टू सेंटर, फ्रंट एज टू होल, इसका फिगर से अगर देखेंगे तो देखो फ्रंट एज से होल तक का होगा बीसी, बीसी बराबर बीटी का स्क्वायर प्लस टीसी का स्क्वायर, बीसी लिखेंगे तो बीसी बीटी का स्क्वायर प्लस टीसी का स्क्वायर, इसका मतलब दिस इज 2 minus 2/3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, एंड दिस इंप्लाइज 4/3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, आइए निकाल लोगे मतलब ये फीट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग लिखें और सी में बिटवीन सेंटर टू होल, देखो इसके लिए तो कैलकुलेशन बहुत जरूरत नहीं था, लेकिन ये देखो जैसे एक मिनट देख लेते हैं इसमें, इसके लिए अगर हम लोग कैलकुलेशन की बात करेंगे तो देखो जैसे ए सी चाहिए, तो ए सी चाहिए तो सिंपल है ए सी आ जाएगा, ए सी अगर वेक्टर का इसे कुछ लिख देंगे तो दिस विल बी 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर √8/2 ठीक है। तो यही इसका सॉल्यूशन आ गया, हम समझते हैं इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने अच्छा सवाल था, इसी में बहुत सारा सिचुएशंस बन सकता है, तो जिसको हम लोग जो है सो आगे अगर स्पेशल बात करेंगे, आप जब पसंद आएगा, जब एडवांस के लिए हम वीडियो बनाएंगे इसमें, तो इसमें हम लोग लिख देंगे एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम्स। तो एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम्स में कि इसके अलावा इसी तरह का प्रॉब्लम किस तरह से बन सकता है और हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं उसको हम लोग बात करेंगे। खैर एनीवे, अब हम लोग लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट जो है, तो लिख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इन 3 डायमेंशन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर in 3 dimensions
इस पे तो बहुत तरह का सवाल है, हम एक सवाल दिखाते हैं यहाँ पे, इसमें बहुत चीज पढ़ना नहीं है, बस एक याद होगा चलने वाला एक नियम बताए थे हम पहले 3 डायमेंशन में बात किए थे इसमें क्यूबाइडल में, तो चलने वाला एक नियम था, उसके लिए अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे मान लो ये हो जाएगा, दिस इज ये y और ये x, ठीक है। मान लो कि एक जो मॉस्किटो है, इस तरह से मॉस्किटो नेट है, ये मच्छर है, यहाँ पे पता नहीं क्या लग रहा है मच्छर, ये उड़ करके यहाँ पे आ गया, तो मान लो जैसे a और b हम बात करना चाहते हैं, इसका वैल्यू दिया रहेगा मान लो 5 फीट, 4 फीट और ये मान लो 6 फीट, लेटेस्ट इस तरह से दिया। तो अगर कोई मच्छर है, कोई मक्खी है, कुछ भी इस तरह से, आप जानते हो कि मॉस्किटो नेट वगैरह में लगता है, तो क्या होगा कि यहाँ से अगर उड़ के यहाँ आ गया तो कहता है डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, ए से बी तक चलना है। तो ए से बी तक चलना है, हम लिखते हैं कि इफ द mosquito flight from A to B, the value of the displacement, is given by ये ए बी हम अगर लिखते हैं वेक्टर, ए से बी तक चलो तो कितना चलोगे भाई, तो -6j, पहले क्या करो कि यहाँ से इसे चलो, तो हम तीर बना देते हैं, आप इसी स्टाइल में चलोगे, सिंपल है, +5i -4j 4k, सॉरी, इसका मतलब ये अच्छे से आ जाएगा 5i -6j -4। अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, सो मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड लिख देंगे हम, तो ए बी बराबर जो हो जाएगा, ये √100 हो जाएगा 5 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, ठीक है। अब इतना फिट हो जाएगा, जो भी आएगा कैलकुलेशन आप कर सकते हो, मतलब एक छोटा सा सवाल है। इसी क्वेश्चन में बहुत ऐसा भी हो सकता था कि क्या हो सकता था कि मच्छर जो है, तो जैसे देखो आप मच्छरदानी लगा दो, माने मॉस्किटो नेट अगर लगाओगे और मच्छर मारने जाओगे, तो एक जगह पे जाओगे मारने, तो उड़ के मच्छर दूसरे कोना में चला गया, दूसरे जगह से तीसरे कोना में चला गया, लाइक दैट। तो अगर हम इसके लिए बात करते हैं, तो एक क्वेश्चन और हम क्वेश्चन करके ही डिस्कस कर देते हैं, ठीक ना। तो हम लिखते हैं, मान लो क्वेश्चन 3D पे पहला क्वेश्चन हम कुछ इस तरह से दिखाते हैं, मान लो ये y, ये x है, ठीक है। इस तरह से हम इसको 8 फीट बोल देते हैं, ये हो जाएगा 4 फीट मान लो, या 6 ही रख दो, नो प्रॉब्लम, ये 4 फीट, और इसको 6 फीट, ठीक है। अब मान लो कि कहीं कोई मच्छर जो है, सो यहाँ से उड़ करके, मान लो कि ए से यहाँ से उड़ करके जो है, सो ये मान लो मच्छर है, मॉस्किटो है, ठीक है, ये आकर के यहाँ इसके बीच वाला पॉइंट पे आ गया, ये बीच पॉइंट है, हालांकि दिखने में नहीं लग रहा है, मिड पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से उड़ के यहाँ आ गया, यहाँ से उड़ करके जो है, सो ये चला गया यहाँ, ठीक है। यहाँ से उड़ करके मान लो यहाँ आ गया, यहाँ फाइनली आ गया मच्छर। हम जानना चाहते हैं कि भाई इसका क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, तो नाम कर दो, तो ए बी सी और डी, ठीक है। तो अब जरा गौर से देखोगे इसमें, तो हम लिखते हैं कि फ्रॉम फिगर्स ऑन
find the displacement of the mosquito if point B is the mid point। ऐसे थोड़ा सा हम शॉर्ट में लिखते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, बाकी किताब से क्वेश्चन बहुत सारा मिल जाएगा। अब तो क्या है कि हम नेट डिस्प्लेसमेंट अगर डेल्टा आर मानो सॉल्यूशन लिखते हैं इसको, ठीक है, तो डेल्टा आर लिखेंगे तो ये आ जाए कितना, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस इज वेक्टर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ये 3 बार इसको डिस्प्लेसमेंट हुआ, 3 बार हम लोग चलेंगे। अब देखो कि चलेंगे तो कैसे लिखेंगे, सो देखो पहला ए बी जो है सो हम ए से बी तक चलेंगे, तो ए से बी तक चलेंगे कैसे, देखो यहाँ से जो है सो ये 6 -6 वाई के उल्टा चल रहे हैं, और ये है मिड पॉइंट तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना, तो 4 हो जाएगा, तो इसका मतलब हम लिखते हैं 4i - 6j, ये आ गया तुम्हारा ए बी के वैल्यू। इसी तरह से बी सी के लिए बात करेंगे, तो बी सी में जब देखो यहाँ से ये आर प्लस ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ गया तुम्हारा 4i प्लस 6j, तो ये आ जाएगा दिस इज 4i प्लस 6j। और इसी तरह से सी डी लिखेंगे तो सी से डी तक चलेंगे, तो सी से डी तक चलेंगे तो जब देखो यहाँ से ये -6j और ये -4k, माने ये आ जाएगा दिस इज -6j -4। हम ऐसे लिख सकते हैं, सब तो चलने वाला नियम खाली आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो कि अपने ही कुछ टर्म कैंसिल हो जाएगा, जैसे ये टर्म कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा दिस इज 8i - 6j -4। अब अगर हम इसको दूसरा मेथड से बनाना चाहें तो फाइनली जो है मैंने और करके नहीं होगा, तो देखो डिस्प्लेसमेंट, इसी को हम लोग और करके लिखते हैं, तो डायरेक्ट हम अगर मैग्नीट्यूड तो निकाल लोगे ना, जैसे 1 मिनट रुको, इसको पहले मैग्नीट्यूड वगैरह निकाल, ठीक है। सो लिखेंगे डेल्टा आर बराबर ये आ जाएगा 64 प्लस 36 प्लस 16, ठीक है, जो आएगा ये 116 आ जाएगा, फीट में है तो फीट में लिख देंगे, ठीक है। इसी क्वेश्चन को और करके हम अगर सॉल्व करना चाहे, हम यहीं पे और करके बना देते हैं, तो जरा से देखो कि फाइनली जो होगा सो तुम्हारा ए से बी तक गया। हम अगर डेल्टा आर लिखते हैं तो हम कुछ नहीं करेंगे, जब देखो ए से फाइनल पॉइंट यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से ये आएंगे, यहाँ से ये आएंगे और यहाँ से ये आ जाएंगे, इसका मतलब ये आ जाएगा दिस इज 8i - 6j -4k। माने चलने वाला अगर नियम है डायरेक्ट, तो वैल्यू आप जब वेक्टर आ गया इतना तो मैग्नीट्यूड वगैरह सेम होगा, डायरेक्शन सेम हो जाएगा, समझ ही रहे हो हम इसमें कैसे, का मतलब ये कि 3 डायमेंशन में अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग इसमें चलने वाला नियम जरूर बात करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन और दिखाते हैं, चलने वाला नियम अगर याद है तो समझो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, स्वाभाविक है, दैट वाज द स्पेशल कि हम 3D में तुम इसमें एक्सिस बदल दो। इससे बहुत बार क्या होता है कि बहुत जगह अगर तुम देखोगे तो एक लाइन पढ़ा दिया और अगर मान लो उसमें फिर एक्सिस वगैरह बदल दिया तो फिर अब बच्चा को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो जाएगा, भाई ये एक्सिस बदल दिया तो क्या हो गया। तो खैर एनीवे हम एक क्वेश्चन और इसमें देखते हैं, ठीक है, देखते हैं इसमें दिस इज क्वेश्चन, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ point P as shown in the figure, as shown in the figure। मान लो फिगर में दिखाया,
क्या मामला है कि एक ये व्हील है, ठीक है, मान लो ये ऐसे है, एक जगह और बना देते हैं, इसका रेडियस है r, ये P पॉइंट है, हाफ टर्न के बाद ये पाई r चलेगा और ये P डैश यहाँ ग्राउंड पे आ जाएगा हाफ टर्न के। तो पूछ रहा था कि P डैश डिस्प्लेसमेंट बताओ, कुछ ऐसा है, ठीक है, ये इस तरह से है। सॉल्विंग द फिगर, इफ द व्हील of radius r make rolls to half turn, इसे लिख दो, या makes the half turn, makes the half turn, ठीक है। हम अगर लिखते हैं इसको हाफ टर्न के लिए तो सॉल्यूशन में लिखेंगे ज्यादा, देखो गौर से, P डैश यही तो होगा, चाहो तो वेक्टर करके उसका वैल्यू मॉड ले लो। तो अब P डैश अगर यहाँ से लिखते हैं, माने हाफ टर्न के बाद देखो क्या है कि ये जमीन पे, ये हाफ टर्न में अगर फुल टर्न हो जाएगा तो फिर ये उठ के ऊपर चला जाएगा, लेकिन हाफ टर्न लेंगे तो ये नीचे जमीन पे आ जाएगा। आधा टर्न अगर नाचेगा तो स्वाभाविक है कि यहाँ से यहाँ आधा टर्न में कितना डिस्टेंस करेगा, तो पाई आर। अगर एक टर्न पूरा लेता था 2 पाई आर, तो हाफ टर्न में कितना पाई आर, और ये 2r डिस्टेंस हो गया। तो हम अगर इसके लिए लिखेंगे तो ये लिखेंगे 2r का स्क्वायर प्लस पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब अगर हम r बाहर कर ले तो हम लिख सकते हैं 4 प्लस पाई स्क्वायर। अगर मान लो कि ये मीटर में है, जिस यूनिट में होगा हम उस यूनिट में इसको डिस्प्लेसमेंट को लिख लो, ठीक है। चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख दो, और उसके जैसे कोऑर्डिनेट फॉर्म में हम और हम इसी सवाल को दूसरे स्टाइल में बना के दिखाते हैं। देखो वेरी इंटरेस्टिंग, मान लो कि ये इस तरह से है, से ये जो है सो P पॉइंट यहाँ पे है, और ये जो है सो P डैश यहाँ आ गया है, ठीक है। ये कुछ ऐसा ये चाहिए, नाम दे दो तो ये A कह दो, और ये पाई आर डिस्टेंस या हाफ टर्न में पाई आर डिस्टेंस कवर करेगा, या इसको A नहीं कह के ओरिजिन बोल दो। अगर एक्सिस हम इधर मान लें, ये मान लो y, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ये 0 2r, और अगर हम इधर x मान लें, ठीक है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ये हो जाएगा, या देखो पाई आर, ये एक्स एक्सिस पे है तो ये हो जाएगा पाई आर अपॉन 0, ठीक है। तो हम लिखते हैं और करके, मैंने इसी को दूसरा मेथड से लिखना चाहे, और डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर लिखेंगे तो ये हो जाएगा आर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो जब देखो फाइनल पोजीशन कितना हो जाएगा, पाई आर आई माइनस 2r0, ठीक है। इसका मतलब डेल्टा आर का मॉड लिखेंगे तो पता है पूरे डायमेंशनल मॉड कैसे लिखते हैं, तो पाई आर का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर, स्वाभाविक का वही आ जाएगा, ये r बाहर आ जाएगा, एंड दिस विल बी 4 प्लस पाई स्क्वायर। डायरेक्शन अगर लिखना चाहें फॉर डायरेक्शन, तो tan थीटा हम लिखेंगे, दिस tan थीटा बराबर y बाई x, y का मतलब होगा 2r माइनस बाई पाई आर, इसका हमने r गया, एंड दिस इंप्लाइज कि थीटा बराबर जो हो जाएगा सो tan इनवर्स 2 बाई पाई। लेकिन एक चीज क्लियर है इसमें कि x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, माने अगर क्वाड्रेंट से चेक करें हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो x पॉजिटिव y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ऐसे यहाँ पे तीर ड्रॉ करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, और दिस विल बी डेल्टा r, ये x, ये y, ये x डैश, ये y डैश, और ये थीटा हो जाएगा। मतलब हम इस तरह से इसको दिखा सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे भी पढ़ो। मतलब ये कि डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर हम लोग बात कर रहे थे तो डिस्प्लेसमेंट में ऐसे अभी बहुत सवाल है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट के लिए जो एक आइडिया है
इसमें अगर प्रॉब्लम्स का ज़्यादा जरूरत पड़ेगा तो आप हमें कमेंट करके बताना, आप हमें मेल करके बताना, आप किसी भी कीमत तरीके से मुझे इंटीमेट कर दोगे तो हम एक डेडिकेटेड वीडियो सिर्फ प्रॉब्लम्स का 1 2 3 जितना भी वीडियो बनाना होगा हम डेडिकेटेड वीडियो प्रॉब्लम्स का बना के आपके लिए हम अपलोड कर देंगे, सो दैट कि प्रॉब्लम बनाना सीखो। ठीक है, देखो 2 चीज़ है फिजिक्स में, सवाल आप अपने बनाते हो या सवाल टीचर बनाता है। अगर टीचर बनाता है तो उसको आएगा, आपको कुछ नहीं, आप कैसे रह जाओगे। अगर अपने बनाते हो तो स्वाभाविक है आपको आएगा। तो हम अपने कैसे बनाएंगे, तो इससे सीखेंगे और किसी भी किताब से, किसी का भी मटेरियल से, किसी का भी जो PDF फॉर्म होगा उससे हम लोग सवाल बनाने की कोशिश करेंगे। एंड दिस इज ऑल अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट है। अगले वीडियो में जैसे हम लोग अभी तक क्या किए हैं, हम लोग किए ये हैं कि वेक्टर को डिफाइन किए हैं। वेक्टर को मतलब एडिशन के लिए 2 वेक्टर का एडिशन होगा तो फिर क्या करेंगे, 2 से ज़्यादा वेक्टर का एडिशन होगा तो क्या करेंगे, ये पूरा डिस्कस किए हैं। अब अगर वेक्टर का सब्सट्रैक्शन करना पड़ जाए हमें तो हम क्या करेंगे, फिर वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या करेंगे। तो हम अगले जो कमिंग वीडियो सब होगा हम उसमें ये सारी चीज़ें बात करेंगे। ठीक है ना। थैंक यू। मुझे लगता है कि ये फायदा करेगा। थैंक यू।